तो हम शुरुआत करते हैं कि ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण जो किया गया है, तो ठोसों को ज्यामिति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अपना क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अपना अक्रिस्टलीय ठोस। इससे पहले हम बात कर चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें अवयवी कणों की, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो इससे ठोस के बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं ठोस क्या होता है। तो उस ठोस को ज्यामिति के आधार पर डिवाइडेशन किया गया है कि ज्योमेट्री कि किस तरीके से उनकी ज्योमेट्री का निर्माण होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित और निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अवयवी कण आपके अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। नियमित व्यवस्था क्या होती है? नियमित एवं निश्चित व्यवस्था कि अवयवी कण जिनके नियमित व्यवस्था पाई जाती है, ऐसा ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कि जिनमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती, नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती, नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती। ऐसे ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे हमारे पास NaCl का एक जनरल एग्जाम्पल है, Na2SO4 है, चीनी है, नमक है, हीरा है, डायमंड इसको बोलते हैं। ये सारे हमारे क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। देखिए, समझिए इसको। हम चीनी और नमक की बात करें तो इन क्रिस्टलीय ठोसों को यदि तोड़ा जाए तो एक निश्चित प्रकार की ज्यामिति में ही टूटते हैं। ऐसे नहीं पूरे बिखर जाते हों, जैसे कांच बिखर जाता है। कांच को तोड़ो तो बहुत जगह से वो बिखर जाता है, टूटने पर निश्चित आकृति में नहीं टूटता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनको यदि तोड़ा भी जाए तो निश्चित शेप में टूटते हैं, निश्चित आकृति में टूटते हैं। जैसे हम चीनी देख लें, नमक देख लें, नमक के टुकड़े को तोड़िए वो आपको अलग से शेप में टूटेगा। तो ज्यामिति के आधार पर ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। डेफिनेशन: वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था पाई जाती हो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं, NaCl, Na2SO4, चीनी, नमक, हीरा। और अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं, कांच, रबर और प्लास्टिक। ये तो हुई डेफिनेशन वाली बात। जनरल डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, छोटा जो प्रश्न आएगा आपके चैप्टर 3 मार्क्स का है, तो एक छोटा प्रश्न पूछेगा, कोई डेफिनेशन पूछ ले और एग्जाम्पल पूछ ले क्रिस्टलीय ठोस का, कोई एक एग्जाम्पल बताइए, एक उदाहरण लिखिए, तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर है उन्हें कुछ गुणों के आधार पर डिवाइड किया गया है। उनमें जो डिफरेंस बताए गए हैं उन्हें कुछ गुण आपके यहाँ दिए गए हैं, जैसे ज्यामिति गुण हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिनको हम बोलते हैं गलनांक और क्वथनांक। तीसरी जो प्रॉपर्टी है
दोनों में अंतर करने का गुण जो है वो है हमारा विदलन गुण। चौथा हम गुण लेंगे शीतलन वक्र। पांचवा जो गुण है हमारा वो कणों की व्यवस्था है। छठा जो गुण है हमारी वो प्रकृति है। सातवां जो हमारा है वो दैशिकता है। कहने का मीन्स ये है कि हम इन गुणों के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्यामितीय गुण की बात करते हैं। ज्यामितीय गुण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। अभिलाक्षणिक, इनकी ज्यामिति फिक्स होती है, निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित एवं यादृच्छिक। जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है एक बार ऐसे, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। इनकी कोई ज्यामिति होती है वो फिक्स नहीं होती, ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती। कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, रेगुलर शेप में नहीं होते। तो क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति होती है अनिश्चित एवं यादृच्छिक होती है। दूसरा जो अंतर करने की जो प्रॉपर्टी है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निश्चित होता है। इनका निश्चित गलनांक होता है, निश्चित क्वथनांक होता है। निश्चित गलनांक होता है और निश्चित ही क्या होता है, क्वथनांक। चीनी है, नमक जो भी है, इनको यदि हम हीट देते हैं, ताप देते हैं, तो एक निश्चित ताप पर ही पिघलना या गलना आरंभ करते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने हीट देना शुरू किया या धीरे धीरे पिघलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। एक निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं और निश्चित ताप पर ही उबलते हैं। जबकि हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो एक इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो अनिश्चित होता है। ये ताप के एक परास में धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देते हैं। जैसे प्लास्टिक है, उसको थोड़ा सा आपने हीट देना शुरू किया, वो पिघलना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है पूरा पिघल जाए, जैसे हीट देना शुरू किया धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देता है। तो टेम्परेचर की एक रेंज में ये पिघलना शुरू कर देते हैं, ताप की एक परास में धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनका कोई फिक्स टेम्परेचर या फिक्स मेल्टिंग और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो ज्यामिति और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हुई। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारी वो है क्लीवेज प्रॉपर्टी, विदलन गुण। देखो, विदलन क्या होता है? विदलन का मतलब होता है काटना। यदि हम क्रिस्टलीय ठोसों को काटें तो काटने पर हमको जो नई सतह मिलेगी, नई सतह जो होती है इनकी वो चिकनी होती है। कि क्रिस्टलीय ठोसों को काटा जाए तो नई सतह जो जनरेट होती है, जनित जो होती है, वो चिकनी होती है। जैसे पनीर को काटा जाए तो पनीर को हम जैसे चाकू से काटते हैं तो हम देखते हैं कि जो नई सतह होती है वो चिकनी होती है, क्योंकि उसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है। यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनको यदि किसी प्रकार से काटा जाए तो इनकी जो नई सतह होती है वो खुरदरी होती है। कांच है, प्लास्टिक जो आपके सामने दे रखा है, रबर है, इनको काट के देखें तो नई सतह जो मिलेगी वो आपको खुरदरी प्रकार की मिलेगी। तो विदलन का मीन्स होता है काटना, कि काटने पर जो नई सतह जनरेट हो रही है वो आपको चिकनी मिल रही है, खुरदरी मिल रही है। यदि चिकनी मिलती है तो आपका क्रिस्टलीय ठोस है, खुरदरी मिलती है तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। अंतर है गुणों के आधार पर, हम इनमें दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। चौथा जो है हमारा शीतलन वक्र, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है शीतलन वक्र? इसको क्लीवेज प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व। शीतलन को बोलते हैं कूलिंग कर्व। तो हम देखते हैं शीतलन वक्र जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोसों का असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस, और अक्रिस्टलीय ठोसों का होता है आपका सतत।
कंटिन्यूअस कर्व। असतत और सतत में क्या अंतर है? देखिए, तापमान और समय, मैं यहाँ दो ग्राफ बना रहा हूँ, टेम्परेचर और टाइम। तापमान के मान में समय के साथ क्या परिवर्तन होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, शीतलन वक्र। जैसे जैसे ताप जो होता है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता है। यदि धीरे धीरे समय के साथ साथ तापमान का मान कम होता जाता है तो उसे तो बोलते हैं हम कंटिन्यूअस कर्व, सतत वक्र। और तापमान में समय के साथ, एक निश्चित तापमान में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, भाई तापमान समय के साथ साथ धीरे कम होता है, ये तो हम जानते हैं। यदि हम किसी, जैसे जल है हमारे पास और जल को हम गर्म करके थोड़ी देर रख दिया जाए तो उसका तापमान में कमी होगी। लेकिन अवस्था परिवर्तन जो है शीतलन वक्र के अंदर, जो हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें कि उनका जो वक्र होता है वो असतत होता है। असतत कैसा वक्र होता है? देखिए, यहां पर जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट है, नियत है। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर हमारे पास जल की वाष्प है और ये वाष्प को धीरे धीरे समय के साथ ठंडा किया जा रहा है। तो ठंडा करने पर समय के साथ साथ इसके ताप के मान में क्या आती है? कमी आती है। ये तो हम जानते हैं, ताप के मान में निरंतर क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। तो ऐसे वक्र को हम सतत वक्र कह रहे हैं। लेकिन असतत वक्र क्या होता है? देखिए, तापमान में समय के साथ साथ धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन इस कंडीशन पर आकर तापमान क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ वाष्प था, यहाँ ये क्या बन गया? द्रव। ये क्या है? ठोस। ये आपकी वाष्प। इसका टेम्परेचर सपोज करो कितना है? 160 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और ठोस हम कितना लगा सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। अवस्था में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। तो अवस्था परिवर्तन के साथ तापमान नियत रहता है। हुआ कैसे? यदि आपका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है तो जैसे जैसे तापमान में धीरे धीरे कमी आई, और तापमान में धीरे धीरे कमी आई, तापमान कितना बढ़ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस किसका क्वथनांक होता है? जल का। जल कैसा है? लिक्विड। तो तापमान में धीरे धीरे समय के साथ कमी आई, लेकिन वाष्प से क्या बन गई? द्रव। तो यहाँ के तापमान कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हम देखते हैं कि वाष्प जो होती है जब द्रव में कन्वर्ट होती है तो कुछ समय तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल उबलता है। ऐसे नहीं है बर्फ बन जाए, उसको और ही ठंडा करेंगे हम तो धीरे धीरे धीरे, भाई टेम्परेचर कम हो रहा है ना समय के साथ साथ, तो धीरे 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 वो एक स्टेज आएगी, वो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस किसका है? बर्फ का। ये किसका है? जल का। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे द्रव से क्या, कौन सी अवस्था आ गई? ठोस। यहाँ के आकर भी आपका टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तापमान नियत हो गया। कुछ समय तक तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है कि उसमें अवस्था परिवर्तन के समय तापमान नियत रहता है। तो जैसे जैसे हम तापमान कम
कम करते जाते हैं, समय के साथ साथ तापमान का मान कम होता जाता है, लेकिन जैसे ही अवस्था परिवर्तन होता है तो तापमान कुछ समय के लिए नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे वक्र को हम असतत वक्र कहते हैं। नेक्स्ट जो थोड़ी सी कुछ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि ये थोड़ा सा हमको वापस समझा दें, समझा दूंगा। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, बस ध्यान रखना है। वैसे याद रख लेंगे हम, शीतलन वक्र असतत होता है क्रिस्टलीय ठोसों का, अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है। याद रखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। असतत इसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, सतत इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन बात यह है कि असतत सतत में होता क्या है। तो सतत में जिसमें तापमान समय के साथ साथ कम हो रहा है, और असतत में क्या है कि तापमान समय के साथ कम तो हो रहा है, लेकिन जैसे अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो तापमान कुछ समय के लिए नियत हो जाता है। इसलिए इसका कर्व कैसा आया, असतत। ठीक है, बाकी कोई हो तो कमेंट बॉक्स में देख लेना। कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था जो है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। जो मॉलिक्यूल जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो एक लंबी दूरी तक निश्चित रूप से जुड़े होते हैं। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, एक निश्चित दूरी तक इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जोड़ते जाओ जुड़ते जाएंगे, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं, जोड़ते जाइए। इनकी जो एक्रिस्टलीय ठोसों की होती है वो होती है आपकी लघु परासी व्यवस्था, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। ये कुछ दूरी तक ही जुड़ते हैं, जैसे कुछ दूरी तक जुड़े, उसके बाद अनिश्चित, फिर जुड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता कि ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लंबी दूरी तक इन कणों को हम व्यवस्थित रख सकते हैं, इनको हम कुछ ही दूरी तक व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो व्यवस्था होती है वो लघु परासी होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लघु यानी कम, परासी यानी क्षेत्र, व्यवस्था यानी व्यवस्था। कुछ निश्चित क्षेत्र में ही व्यवस्थित हो सकते हैं। इनकी निश्चित क्षेत्र व्यवस्था एक लघु या लंबी, हम इसकी लंबे परास में हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रकृति, इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इन्हें हम आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोसों को अति शीतित द्रव भी कहते हैं, सुपर कूलिंग लिक्विड। अति शीतित द्रव, जैसे हमारे खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं, तो कुछ दिनों के बाद या लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि ये जो ठोस होते हैं, इनमें प्रवाह जो प्रवृत्ति होती है बहुत धीमी होती है। ये धीरे धीरे बहकर ऊपरी सतह से निचली सतह पर आकर इनके कण इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए कांच का जो निचला हिस्सा होता है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है। तो इसलिए इन ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव या अतिशीतित ठोस भी कहते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों को प्रकृति के आधार पर वास्तविक ठोस कहा जाता है। आपसे पूछा आभासी ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों कहेंगे, और वास्तविक ठोस किसे कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों कहेंगे। अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनमें प्रवाह की जो प्रवृत्ति होती है बहुत धीमी होती है और धीरे धीरे बहकर इनका जो ऊपर से इनकी निचली जो सतह होती है कांच की वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, और इसलिए इनका नाम अतिशीतित द्रव पड़ा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा दैशिकता। दैशिकता से क्या अभिप्राय है, दैशिकता नाम से स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्शन, दिशा। ये जो होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, ये विषम दैशिकता होते हैं, विषम दैशिक, एनआइसोट्रॉपिक। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं, अर्थात इनमें समदैशिकता गुण पाया जाता है।
इनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता और समदैशिकता से क्या आप जानते हो? तो देखिएगा, डेफिनेशन जो होती है विषम दैशिकता और समदैशिकता को जो अलग अलग जो गुणांक इसके आधार पर बताया गया है, वो बताया गया है कि भौतिक गुणों के आधार पर, चाहे आपका वो चुंबकीय गुण हो, चाहे आपका वो विद्युतीय गुण हो, चाहे आपका वो तापीय गुण हो, ये सारे इनके भौतिक गुण होते हैं कि इनको क्रिस्टलीय ठोस पर अप्लाई किया जाए तो इनका मान क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होता है। कि यदि भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं तो ऐसे ठोसों को विषम दैशिक ठोस कहते हैं। और यदि भौतिक गुण जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में इनका अध्ययन करते हैं तो हमें एक समान या एक जैसे मान प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? समदैशिकता। एक बार समझ लो इसको, विषम दैशिकता और समदैशिकता क्या होती है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। देखो, मैं क्रिस्टलीय ठोस के लिए NaCl का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। निश्चित एवं नियमित, ये व्यवस्था होनी चाहिए आपके। ये तो हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस का और देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, देखिए इनके मान जो होते हैं, इनके भौतिक गुण के जो मान होते हैं वो अलग अलग दिशा में हमको अलग अलग प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं देखिएगा, हम इस डायरेक्शन से देखें तो देखो सारे Na+ हैं। इस डायरेक्शन से हम देखें, इस डायरेक्शन से तो हम देखें सारे क्या हैं? Cl- है। तो इनके जो भौतिक गुण हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होते हैं। मैं अभी बात किया था, चाहे आपका विद्युतीय गुण हो, विद्युत गुण अप्लाई करेंगे तो अलग अलग दिशा में इनके अलग अलग प्राप्त होंगे, क्योंकि एक तो Na++ के कारण प्राप्त होगा, दूसरा Cl- कारण प्राप्त होगा। दिशा चेंज हो गई ना। दूसरा हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, इनके भौतिक गुण सभी दिशा में समान प्राप्त क्यों होते हैं? कि इनको किसी तरीके से देख लो आप, चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, आपको एक जैसी ही कणों की व्यवस्था दिखाई देगी। इसमें कणों की जो व्यवस्था है वो विभिन्न दिशाओं में हमको समान दिखाई देती है, इसलिए इनके भौतिक गुण भी हमें समान प्राप्त होते हैं। और समान प्राप्त जो भौतिक गुण होते हैं उनको बोलते हैं समदैशिक प्रवृत्ति, और उनका एक गुण समदैशिकता कहलाता है। विषम दैशिकता, देखिए इनमें कणों की जो प्रवृत्ति है अलग अलग दिशा में हमको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। इधर हमको Na+ प्राप्त हो रहा है, इधर हमको Cl- प्राप्त हो रहा है। तो इनके भौतिक गुण भी अलग अलग दिशा में हमको अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विषम दैशिक। इस प्रकार से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर जो हमने देखा, ज्यामितीय गुण, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी जिसको विदलन गुण कहते हैं कि यदि क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए तो नई सतह जो जनरेट होगी चिकनी होती है तो क्रिस्टलीय ठोस है, खुरदरी होती है तो अक्रिस्टलीय ठोस है। शीतलन वक्र देखा हमने अभी कि तापमान के मान में जो समय के साथ कमी होती है, लगातार कमी होती जाती है, वो तो हमारा सतत वक्र हो जाता है। और लगातार कमी नहीं होकर अवस्था परिवर्तन के समय यदि तापमान नियत हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं असतत वक्र। कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोसों में होती है, लघु परासी व्यवस्था आपकी अक्रिस्टलीय ठोस में होती है। प्रकृति वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, आभासी ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दैशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आपके विषम दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। थैंक यू।